जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके और जीएस दोनों पढ़ रहे हैं। तो जीके का जो जीएस का जो पार्ट है आज विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा से पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए हम आज विद्युत धारा को समझेंगे। विद्युत धारा में क्या होता है कि विद्युत धारा होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। विद्युत धारा जो है एक प्रकार का आवेश बटे मतलब आवेश की प्रवाह और बटा में अगर आप भाग दे देते हैं, आवेश प्रवाह में अगर हम टाइम से भाग दे देते हैं, समय प्रवाह में लगा समय, ठीक है, जो लगता है समय, कौन सा समय, तो प्रवाह में जो समय लगा है तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जनरली आपको उस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को हम मापते किस में है। तो विद्युत धारा एक राशि है, तो राशि को हम सभी राशि को माप सकते हैं। इसको मापते हैं हम एम्पियर में। इसमें मापते हैं एम्पियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा को मापने का जो भी मापक यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, एम्पियर नाम है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आवेश का हमने टर्म यूज किया है, आवेश। ये आवेश भी एक राशि है और इस राशि को मापने के लिए हम लोग कूलॉम का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कूलॉम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रवाहित होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। आवेश में जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन में जो कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 10 के पावर -19 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है। अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको विभव भी जानना है। विभव, अब ये विभव क्या होता है, ठीक है, विभवांतर भी जानना है। विभव और विभवांतर क्या होता है, ये दोनों को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। इसीलिए विभव अगर कहे तो विभव इक्वल टू होता है W/Q। अब ये W क्या है, तो W कार्य है। ठीक है, किसी अनंत के बिंदु से अगर किया गया कार्य, ठीक है, उस पर प्रति इकाई आवेश से अगर हम भाग कर देते हैं तो वो विभव बन जाता है। क्या बन जाता है, विभव। अर्थात विभव का मतलब सिंपली कहें कि कार्य करने में, मतलब आवेश को लाने में जितना आवेश है, उस आवेश को लाने में जितना भी कार्य मतलब किया गया, तो कार्य बटे अगर हम आवेश उतना ही आवेश कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका विभव। क्या बन जाता है, विभव। उसी तरीके से विभवांतर भी होता है। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि विभवांतर में हम यही कार्य को हम इसको हम ऐसे जूल बटे हम आवेश भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ध्यान रखिएगा कि विभवांतर में हम जूल बटे हम लिखते हैं, कूलॉम लिखते हैं, अर्थात जूल बटे आवेश लिखते हैं। ये ऐसा क्यों, तो चूंकि ये भी वही चीज है जो विभव है। विभव और विभवांतर में कोई फर्क नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि एक हो गया अनंत से यहाँ तक लाना, अनंत से यहाँ तक लाना, एक हमको पता है कि ए बिंदु से यहाँ तक लाना। तो ये अनंत से आया, कहाँ से आया पता नहीं है। ठीक है, अनंत से मतलब बहुत दूर से आया, लेकिन इसको तो पता है कि हाँ ए बिंदु से लाए। कहाँ से लाए, ए। तो जब ए बिंदु से हम काउंट कर लिए तो इसका मतलब ये क्या बन गया, विभवांतर। क्या बन गया, विभवांतर। लेकिन अगर यही चीज आप ध्यान रखना है कि अगर यही चीज अगर हम दूर से ला रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वो विभव बन जाता है। क्या बन जाता है, विभव। विभव और विभवांतर में दोनों में हल्का सा डिफरेंट है, इसीलिए हम दोनों को वोल्ट्स में ही मापते हैं। किसमें मापते हैं, वोल्ट में। ठीक है, इसीलिए V बराबर होता है J/C, दोनों को हम लिख देते हैं। ठीक है, J का मतलब जूल होता है, C का मतलब कूलॉम होता है। हाँ, तो J/C कार्य को हम लोग जूल में ही मापते हैं, तो W/C भी आप लिख सकते हैं और J/C लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्य को ही हम जूल में मापते हैं। तो जूल में मापते हैं तो स्वाभाविक है कि J/C भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, विभव और विभवांतर में कोई फर्क नहीं है। बस विभवांतर में होता क्या है कि किसी बिंदु से हम लाने में जो कार्य आवेश प्रति जो आवेश जितना लाने में किया गया है वो होता है, और वही आपका विभव में जो होता है अनंत से लाने में। कहाँ से लाने में, अनंत। तो इतना बात ध्यान रखना है। खाली इसमें पूछा गया है कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, और विभवांतर का भी वोल्ट होगा। इतना ही ध्यान रखना है। इसमें हमको चालक भी पढ़ना है। अब चालक क्या होता है,
तो चालक का मतलब, कहने का मतलब है जिसमें करंट प्रवाहित होता है वो चालक होता है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होता है वो ऊष्मा का चालक होता है। मतलब जिसमें जो प्रवाहित हो, ऊष्मा चले तो ऊष्मा का चालक हो गया, और विद्युत धारा चले तो हम विद्युत धारा पढ़ रहे थे, जिसमें विद्युत धारा चल जाए वो क्या होता है, चालक होता है। तो जैसे अगर हम तांबा की बात करें, चांदी की बात करें, सोना की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या है, चालक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चालक जो होता है, सबसे अगर उत्तम जो चालक है वो चांदी है, ठीक है। चांदी जो है ना सबसे उत्तम चालक है, इसमें नाम मात्र का प्रतिरोध होता है, ठीक है। चांदी है जो सबसे उत्तम चालक है, इस बात को ध्यान है। इसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। इस तरह से ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा अगर कोई, इसीलिए ज्यादातर लोग कॉपर क्यों लगाते, चांदी क्यों नहीं लगाते, तो चांदी महंगा है, चांदी उतना लगा पाएगा लोग। कॉपर का तार ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि उस अच्छा चालक है, ठीक है। एल्यूमिनियम से अच्छा चालक है कॉपर, इसीलिए कॉपर का यूज कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि भाई कॉपर का यूज क्यों करते हैं लोग। तो कॉपर का यूज करने का मतलब यह है कि चांदी, जबकि अच्छा चालक चांदी है, अच्छा सबसे अच्छा अगर सर्वोत्तम चालक है तो चांदी में ज़्यादा करंट प्रभावित होता है, जितना कॉपर में नहीं होता है, जितना मतलब कॉपर चांदी से कम ही प्रभावित करता है और उससे कम एल्यूमिनियम करता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन हो गया, चांदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चालक का मतलब, जैसे ही आपके सामने चालक आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो चालक का मतलब हो गया करंट प्रवाहित होने वाला पथ, ठीक है। अब उसके बाद है एक अचालक होता है। अब जिसमें अचालक मतलब, अचालक का मतलब जिसमें नहीं चले, ठीक है। अचालक से मतलब ही हो गया कि जिसमें करंट नहीं चले। तो करंट किसमें, लकड़ी में नहीं चलेगा, प्लास्टिक में नहीं चलेगा, रबर में नहीं चलेगा। इस तरह से याद रखिएगा कि जो जिसमें करंट का प्रवाह न होता है उसको हम कहते हैं अचालक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चालकता किस पर डिपेंड कर सकता है, तो चालकता वस्तु पर डिपेंड कर सकता है कि अगर वो वस्तु अगर मान लीजिए वो पदार्थ कैसा है, चांदी होगा तो ज़्यादा चलेगा, कॉपर होगा तो कम चलेगा, कम चालकता होगा। उसके बाद है रबर होगा तो चालकता ही नहीं होगा, प्लास्टिक होगा तो चालकता ही नहीं होगा। जिसमें चालकता नहीं है उसको हम अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि चालक और अचालक क्या होता है। अब हम उसके बाद एक टर्म यूज होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। इसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध जो होता है, होता क्या है सबसे पहले, तो प्रतिरोध में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध एक प्रकार का रोकने वाला, मतलब कहने का मतलब है चालक। अभी हम बताएं कि चालक, ठीक है। तो चालक में आखिर ऐसा क्या रीजन है कि कुछ चालक जो है ना ज्यादा करंट प्रवाहित कर रहे हैं और कुछ चालक कम प्रवाहित कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो इसमें एक ऐसा गुण होता है जो करंट को प्रवाहित होने से रोकता है, मतलब कहता है रुको रुको, अर्थात कहते हैं मतलब विरोध करता है कि हम जाने नहीं देंगे। लेकिन जो अति चालक है, मतलब जो अच्छा चालक है, उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होता होगा, जिसके कारण वो तुरंत प्रवाहित हो जाता है। और जिसमें प्रतिरोध होता होगा उसको क्या करता है, धीरे धीरे प्रवाहित होने देता है, मतलब विरोध करता है करंट को। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि चालक का जो गुण है ये प्रतिरोध के कारण ही, जिसके कारण तांबा में हम अभी बताए हैं कि तांबा में कम प्रवाहित होता है, चांदी में ज्यादा होता है। ऐसा आपको पता है कि वो प्रतिरोध हम बता रहे थे, प्रतिरोध जो है भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिरोध को हम आर कहते हैं। इसमें हमको ओम का नियम पढ़ना होता है। प्रतिरोध जो होते हैं याद रखिएगा कि ये हर जितने भी परिपथ होते हैं सब में प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध किस तरह से लगाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब है प्रतिरोध किस क्रम में होता है। तो ये इसका प्रतिरोध जो है ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो तरह से काउंट किए जाते हैं। श्रेणी क्रम में अगर काउंट करना है तो एकल प्रतिरोध हमको काउंट करना है तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3 इस तरह से काउंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही समांतर क्रम में होता है तो जो ये होगा 1/R जोड़ R1 जोड़ 1/R2, जितने भी R होंगे उस बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब प्रतिरोध जो है ना किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दो तरह से, एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम जो होता है क्या बताता है, तो ओम का नियम जो है ना, हम ओम के नियम बराबर V=IR पढ़े हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि V=IR, ठीक है। विभवांतर इक्वल टू है प्रतिरोध गुने मतलब धारा, ठीक है, प्रतिरोध गुने धारा, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखना है कि किसके रिलेशन ओम का नियम बताता है, तो ओम का रिलेशन जो है विभवांतर, प्रतिरोध और धारा का रिलेशन बताता है, ठीक है। और ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम V=2 लिखते हैं I या RI, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
आर बटे वी इक्वल टू आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि धारा इक्वल टू हो जाएगा आर बटे वी नहीं, वी बटे आर, वी बटे आर। ठीक है, वी बटे आर इक्वल टू आई लिखा जा सकता है, या उसी तरीके से वी बटे आई इक्वल टू आर लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये तीनों सही होता है। बाद बाकी इसके अलावा कोई भी अगर लिखा है तो वो गलती होगा, ये इस बात को ध्यान में रखना है। बातें नहीं करे तो अच्छा रहेगा। आगे देख लीजिए, मैंने बताया है कि भी मतलब आई अगर धारा इक्वल टू आपसे पूछे तो क्या है, विभवांतर बटे आर हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध इक्वल टू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे धारा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑप्शनली जब बनाएगा एग्जाम में तो इसी तरीके से बना के आपको देता है। इसीलिए प्रतिरोध, धारा और विभवांतर, इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब उसके बाद हम आपको बता दें, ओम का नियम के बाद जो है ओम के नियम में क्या अचर रहता है ये पूछा जाता है, तो ताप अचर रहता है। याद रखिएगा कि ताप इसमें नहीं आया है, ताप अचर रहते हैं ओम के नियम। ठीक है, ओम के नियम में ताप को अचर करके ऐसा रिलेशन बताया गया। बंद करो क्या। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध को कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात प्रतिरोध को कम या बेसी कौन कर सकता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चालक की लंबाई, अर्थात अगर चालक लंबा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, चालक लंबा है तो उसका प्रतिरोध, तो पूछा जाता है, कहा जाता है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ कैसा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पदार्थ अगर तांबा होगा, चांदी होगा, तो किस में प्रतिरोध ज्यादा होगा, तांबा में। तांबा में ज्यादा प्रतिरोध होगा, चांदी में चालकता ज्यादा होगा। ठीक है, चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखना। चालकता अगर पूछेगा तो चांदी में ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिरोध क्योंकि रोक रहा है। देखो, हम बोले कि करंट किस में ज्यादा प्रवाहित होगा, तो करंट ज्यादा चांदी में होगा। तो ज्यादा जिसमें प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब उसमें प्रतिरोध कम है, तभी तो रोकने वाला कम है, तभी तो प्रवाहित हो रहा है ना। सिंपली भाषा हमने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, करंट को क्या करता है, प्रतिरोध कर रहा है, रोक रहा है। तो रोक रहा है तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा रोकने वाला होगा तो उसका करंट ज्यादा जाएगा, नहीं जाएगा, कम कम जाएगा। तो इसीलिए प्रतिरोधकता, हम अभी बोले कि तांबा और चांदी में कौन किसमें प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, तो तांबा में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कम करंट जा रहा है। और एल्यूमिनियम और तांबा पूछ दिया जाएगा तो उस समय किसमें होगा, एल्यूमिनियम में ज्यादा प्रतिरोधकता होगा और चालकता कम होगा। इस बात को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके बाद है चालक के ताप पर डिपेंड करता है, ताप कैसा है। ठीक है, अगर ताप ज्यादा होगा तो ताप का सीधा असर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब लंबाई का सीधा असर पड़ता है, ताप का सीधा असर पड़ता है, लेकिन पदार्थ कैसा है तो पदार्थ का उल्टा असर पड़ता है। पदार्थ कोई किसी में ज्यादा प्रतिरोधकता होता है, किसी में कम हो। ठीक है, एक होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब है कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका उल्टा प्रभावित पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है ज्यादा मोटा हो गया, अगर ये ज्यादा मोटा हो गया तो इसका मतलब मोटा हो गया तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि मोटा हो गया ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, इसलिए मोटाई पर भी डिपेंड करता है। तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कब बढ़ जाता है कब घट जाता है, ध्यान रखना है। तो हमने बताया लंबाई पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप पर क्या होता है, ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। लेकिन यही चीज अगर पदार्थ पर कहेगा तो पदार्थ पर भी डिपेंड कर जाता है। पदार्थ का नाम लेगा तो उस परिस्थिति में ध्यान रखना है। उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब हो गया कि उसका मोटाई भी बढ़ेगा। अब मोटाई बढ़ेगा, मोटाई जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब बढ़ने से घट जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ने से घट जाता है। तो ये प्रतिरोध से संबंधित बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चालक की मोटाई हो गया है। अब हम आपको बता दें एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। जैसे हम प्रतिरोध को अगर हमको मापना है तो ओम में मापेंगे, किस में मापेंगे, ओम में। ठीक है, प्रतिरोध को मापना है तो ओम में मापेंगे, लेकिन प्रतिरोधकता को मापना है तो ओम मीटर में मापेंगे। क्या किसमें, ओम मीटर। इस बात को ध्यान रखना है कि ओम मीटर में किसको मापते हैं, प्रतिरोधकता को। प्रतिरोधकता अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है और प्रतिरोध अलग होता है। क्यों, क्योंकि इसका मात्रक भी अलग है, ओम मीटर है। लेकिन एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट
अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध में यहाँ भी चेंज हो जाता है, ओम प्रति मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम प्रति मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध में जो है ना ओम प्रति मीटर लिखाता है। तो ये तीनों चीज को एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा, क्योंकि उस समय कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम प्रतिरोध पढ़े हैं ओम लगा के चलाते हैं। देखते नहीं कि विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है कि प्रतिरोधकता पूछा। ठीक है, और ओम लगा के चले आए, या ओम मीटर लगा देते हैं। कभी समझते हैं कि ओम मीटर होगा कि ओम प्रति मीटर होगा, ये समझ नहीं पाते। तो याद रखिएगा कि ओम हम किसको मापते हैं? प्रतिरोध को। प्रतिरोधकता को ओम मीटर होता है। और जब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता याद है तो अब विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो उस समय आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, सबसे कम प्रतिरोध वाला अगर तत्व पूछता है तो सबसे कम प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता, सबसे कम प्रतिरोधकता टंगस्टन में होता है। किस में होता है? टंगस्टन में। ठीक है, टंगस्टन में प्रतिरोधकता सबसे कम है, वही तांबा में प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा है। तांबा में प्रतिरोधकता क्या है? ज्यादा है। इसीलिए तांबे के तार का फ्यूज बनाया जाता है। याद रखिएगा, तांबे का तार का फ्यूज बनाने का मेन व्यू यही है कि उसमें प्रतिरोधकता ज्यादा है। और बल्ब में टंगस्टन का जो तंतु बना होता है, तो बल्ब का जो तंतु बनाने का, टंगस्टन का बनने का कारण ये है कि उसमें प्रतिरोधकता कम है। तो किसी भी तंतु, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, वो तंतु अगर कम प्रतिरोधकता वाला होगा तभी जाकर के ज्यादा से ज्यादा लाइट दे पाएगा। कम प्रतिरोधकता वाला होगा इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइट। तो हमसे पूछा जाता है कि एक अच्छे तंतु या अच्छे बल्ब का तंतु का क्या गुण हो सकता है? तो उसमें प्रतिरोधकता कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? प्रतिरोधकता। ठीक है, ठीक है, और उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। गलनांक क्या होता है? गलनांक का मतलब उच्च होने का मतलब है कि जल्दी वो गले ना। गलनांक उच्च होने से मतलब जल्दी गले ना। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा और गल गया, तब तो फिर वो जल प्रकाश नहीं दे पाएगा। ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा कि उच्च गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक। ठीक है, उच्च गलनांक होना चाहिए। और प्रतिरोधकता कैसा होना चाहिए? प्रतिरोधकता जो है ना कम होना चाहिए। किसका? ये किसका गुण हम बताए हैं? ये गुण किसका? फिलामेंट का। फिलामेंट मतलब तंतु उसको बोलते हैं। जो बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का ही बनता क्यों है? क्योंकि टंगस्टन में प्रतिरोधकता कम होता है। आगे समझ में। और गलनांक उसका क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। लेकिन फ्यूज में जस्ट उसका उल्टा होता है। फ्यूज में हमको ऐसे चीज चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता अधिक हो, ठीक है, और गलनांक निम्न हो। गलनांक क्या हो? निम्न हो। फ्यूज का मतलब समझते हैं ना आप बोर्ड जोड़ते होंगे तो आपको पता होगा कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जो है ना एक पतला सा तार होता है जिसको हम इस तरह से लगा देते हैं कि वो जल्दी से, अगर कोई किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो गया, लघु पतन हो गया, तो वो जल्दी गल जाए। जिससे क्या होगा कि सारा धारा कट जाएगा। सारा धारा कट जाएगा तो बहुत बड़ा डेंजर जो घटना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि निम्न उसका क्या होना चाहिए? फ्यूज का क्या होना चाहिए? फ्यूज का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फ्यूज का होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलनांक निम्न होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। और इसका प्रतिरोधकता कैसा होना चाहिए? प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए। उच्च कह सकते हैं या अधिक, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। पर फ्यूज और फिलामेंट ये दोनों हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, फ्यूज और फिलामेंट। तो थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा कि कहाँ ज्यादा उच्च की जरूरत है और कहाँ कम की जरूरत। अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि सर गलना चाहिए जल्दी, तो इसका मतलब कम होगा तभी गल जाएगा। मतलब निम्न गलनांक होगा तभी ना गल जाएंगे जल्दी, और उच्च गलनांक होगा तो जल्दी गलेगा। इसीलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया जाता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये ऐसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि हम हमारा जो फिलामेंट है वो फिलामेंट का जो गलनांक कैसा होना चाहिए, या फिलामेंट का उसका गलनांक, एक अच्छे फिलामेंट की क्या विशेषता हो सकती है, एक अच्छा फ्यूज की क्या विशेषता हो सकती है, एक फ्यूज क्या करता है, एक फिलामेंट क्या करता है, ये सारे चीज पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारा अगर आपको ध्यान रहेगा या अपने दिमाग थोड़ा सा मेंटलिटी को यूज कीजिएगा तो गलती ऐसे सवाल नहीं होते। साइंस का मतलब होता है अपने तकनीक को यूज करना। ठीक है, अगर अपनी तकनीक को यूज करते हैं तो वो भूलते नहीं, यानी तो सीधे रट्टा मारेंगे तो कभी याद नहीं होगा। अब हम रिलेट कर लेंगे ना कि हाँ गलनांक कहाँ ज्यादा ऊंच होना चाहिए, अपना माइंड में रिलेट करना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज को ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर होता है, मैंने आपको बता दिया है। प्रतिरोध के दो क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रतिरोध को दो क्रम में जोड़े जाते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। कितने? दो क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कोई आपसे अगर पूछ दे कि आपके घर का जो तार होता है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, कोई बता सकते हैं किस क्रम में? हमारे जो घर का तार है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाते। हमारे घर का जो तार है वो श्रेणी क्रम। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है कि श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ा होता है।
क्या होता है? सीधा जोड़ा होता है, सीधा जोड़ा होता है। अब सीधा जोड़ा होने का मतलब है कि अगर यहाँ से कट हो गया तो सारा कट जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा तो सारा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज की यहाँ पे वैल्यू है। अगर एक जगह हमको, घर में ऐसा नहीं ना है, घर में अगर एक जगह हम एगो स्विच का काट दे तो सारा कट जाए तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस बात अगर ऐसे हम सोच के याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि समांतर क्रम में जुड़ता है कि श्रेणी। बहुत बच्चा कंफ्यूज करता रहता है कि श्रेणी था कि समांतर था। अरे भाई मेरी ये तो सोच लो कि आखिर श्रेणी और समांतर होता क्या है। श्रेणी का मतलब होता है कि ये सारे के सारे सीधे क्रम में जोड़े जाते हैं। जब सीधे क्रम में जोड़े जाते तो एक जगह कट देंगे, सारे के सारे कट जाएगा। अब सारा कट जाएगा तो ऐसे घर में काम चलेगा नहीं। अब नहीं चलेगा तो हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। हम अपने घर के जो परिपथ होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ताकि एक का मन होगा तो दूसरे का जलाएं, उसको मन हो उसको काटे, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। इस पर तो ये इसीलिए इस बात को ध्यान है। अगर ऐसे हम याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। एक शक्ति, एक जो है ना विद्युत धारा में आपको एक शक्ति टर्म का यूज होता है। शक्ति को हम वाट में मापते हैं, वाट में। और एक वाट का मतलब होता है आपको जूल बटे सेकेंड होता है। ठीक है, जूल बटे सेकेंड। तो एक वाट का मतलब होता है 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। एग्जाम में पूछा गया कि भाई एक वाट का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, और किलोवाट घंटा जो होता है, इसमें वाट और किलोवाट घंटा दोनों में फर्क है। वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का। लेकिन किलोवाट घंटा ये शक्ति का मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। हम लोग किसी को पे करते हैं तो किलोवाट घंटा में, जैसे बिजली के अगर हमको पे करना है तो हम क्या देखते हैं? किलोवाट घंटा देखते हैं। क्या देखते हैं? किलोवाट घंटा। इसी को हम यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा अगर हो गया तो 1 यूनिट हो गया। क्या हो गया? 1 यूनिट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, और यूनिट में हम लोग किसी ऊर्जा को पे करते हैं। मतलब बिजली बिल हमको चुकाना है तो किसमें चुकाते हैं? यूनिट में। ठीक है, तो ये 1 यूनिट कितने बराबर होता है? 1 किलोवाट। तो ये किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का हो गया, न कि शक्ति का। शक्ति अलग होता है और ऊर्जा अलग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। 1 यूनिट में अगर जूल में हमसे पूछा जाता है तो 1 यूनिट में जूल में 3.6 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, जूल होता है, 10 के पावर 6 जूल होते हैं। इस बात को ध्यान में भी रखेंगे कि कहने का मतलब है कि अगर इसी को हम, अगर ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ है, अगर हमको इसी को लिखना होगा सीधे तो क्या लिख देंगे? 36 पर 5 को शून्य दे देंगे। कितना दे देंगे? 5 को शून्य दे देंगे। अब 5 ही को शून्य क्यों दे रहे हैं? सर आप यहाँ तो 10 के पावर लिख रहे हैं, तो 5 ही को शून्य क्यों दे रहे हैं? तो 5 को शून्य देने का मतलब है एक डेसिमल तो भी यहाँ है, तो उस डेसिमल के लिए एक घटा देते हैं, इसीलिए 5 को शून्य, 36 पर 5 को शून्य दे देंगे। तो ये इतना जूल जो है ना 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना होता है? 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, हम अपने परिपथ, हम अपने जो घर है, घर में कौन सा क्रम में लगाते हैं तार को? तो तार परिपथ को किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये वाला शक्ति वाला भी बात आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा वाला बात भी ध्यान रखना है। अब विद्युत फ्यूज की चर्चा हम आपको कर चुके हैं। विद्युत फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, लघु पथन से बचने के लिए। किससे? लघु पथन। हिंदी में बोलते हैं हम उसको क्या? लघु पथन। क्या बोलते हैं? लघु पथन से बचने के लिए हम उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं अंग्रेजी में। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। मतलब घरों का फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि जिस समय लघु पथन होगा उस समय जो करंट होगा या धारा, विद्युत धारा होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या कम हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिस समय शॉर्ट सर्किट होगा बता सकते हैं। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होगा? विद्युत धारा में क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा बढ़ जाता है, याद रखिए। ठीक है, और बढ़ता ही नहीं, अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी ये सीधे ऐसे भी ऑप्शन में आ सकते हैं, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। अब हम आपको बात करेंगे दिष्ट धारा, एसी और डीसी। एसी और डीसी। ठीक है, एसी और डीसी की बात करेंगे, क्योंकि विद्युत धारा में आपको धारा 2 तरह के बन जाते हैं, एक एसी धारा और एक डीसी धारा। अभी क्या होता है एसी और क्या होता है डीसी धारा, इस एग्जाम में पूछे गए हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके अगर रेलवे के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं विद्युत धारा से। 2 सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ कर देख लीजिए या किसी भी प्रीवियस सेट को लगा के देख लीजिए, रेलवे के हर एग्जाम में विद्युत धारा आपको आना ही आना है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एसी और डीसी क्या होता है, तो एसी जो होता है प्रत्यावर्ती धारा होता है और डीसी डिश धारा होता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट होता है और डायरेक्ट करंट कहाँ निकलता है, तो डायरेक्ट करंट आपने बैटरी जोड़ा और करंट निकलना शुरू कर दिया, तो आप नहीं समझ गए कि डायरेक्ट कौन निकालता है। इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हम जान रहे हैं कि बैटरी में हम तार लगाते हैं और करंट प्रवाहित होना, तो डायरेक्ट वही करंट है, उसी को हम डिश। अब ये इसमें क्वालिटी क्या होती है कि पूछा जाता है कि भाई कौन से हम धारा को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, तो हम डिस्ट धारा को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, ठीक है, बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इसको ले जा सकते हैं क्योंकि इसका जो धारा होता है वो किसी भी वे में आप मोड़ सकते हैं, किसी भी वे में मोड़ सकते हैं। लेकिन डीसी को आप सीधा ले जाना पड़ेगा, आपको एक ही तार से पूरा ले जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको कट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम एसी को क्या है कट करके इधर उधर कर देते हैं, तो इसीलिए हम लंबे दूरी के यूज के लिए हम किस धारा का प्रयोग करते हैं, तो हम एसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम आपको बता दें कि एसी और डीसी की बात आपने समझ लिया है कि एसी धारा और डीसी धारा, कि एसी धारा बैटरी से निकला धारा कैसा होगा, तो डिश धारा, ठीक है। और जो आपका जो ऐसे बिजली हमारे घर में जो लगे गए हैं वो कौन से धारा है, तो वो एसी है, कौन सा, एसी है। अब उसके बाद है घरेलू प्रपथ में उसके बाद हम आपको बता दें कि जो हमारा जो घर में जो लगा होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, जो भी हमारे घर में परिपथ लगे हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तब 50 HZ होता है, हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, कितना बोलते हैं, जो उसका जो है 50 HZ आवृत्ति का मात्रक HZ होता है, याद रखिए HZ, तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 HZ हर्ट्ज, ठीक है। इस बात को देखें, घरों में बिजली प्रत्यावर्ती होता है और बैटरी से निकला धारा कौन सा होता है, डिस्ट धारा होता है, ठीक है। लघु पतन की चर्चा हमने आपको कर दिया है। एक अतिभारण होता है, अतिभारण क्या होता है कोई बताइए, अतिभारण क्या है कोई बताओ, अतिभारण सुने हो कभी, अतिभारण जो होता है ज्यादा लोड होता है, ज्यादा लोड सुने हैं, ये तो सुने, ज्यादा लोड क्या होता है, ज्यादा लोड, ज्यादा लोड क्या होता है, हम अभी विद्युत धारा पर रहे तो विद्युत धारा से संबंधित कोई ज्यादा लोड होगा, मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर में ऐसा तार आया हुआ है जिसका क्षमता 50 HZ ही है, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा लोड दे दिया उस पर तो वो तार पर इफेक्ट, मतलब क्या होगा, तार अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अति भारण वही होता है, अधिक लोड दे देना, क्या करना, जितना लोड सहेगा उससे ज्यादा लोड दे दिया तो इसका मतलब क्या है, अति भारण होगा। और अति भारण के कारण क्या हो सकता है, लघु पतन हो सकता है ना, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है हम आपको बता दें कि एक होता है डायनमो, डायनमो और टरबाइन, डायनमो और टरबाइन क्या है बता सकते हैं, डायनमो है, एक टरबाइन है, टरबाइन, इन चीजों को पूछा गया एग्जाम में। डायनमो जनरेटर और टरबाइन, डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर, मतलब यांत्रिक ऊर्जा का कहने का मतलब है कोई चीज घिरनिया रहा है और उस घिरनियाने से जब घिरनियाएगा तो क्या हो जाएगा कि उससे क्या हो जाएगा, वो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर देगा, मतलब अगर हम उसको लगा देंगे तो वो विद्युत, तभी हम देखते हैं जनरेटर को, जनरेटर चालू करते हैं तो उसमें चक्का क्या करता है, नाचने लगता है, चक्का नाचने लगता है। और जब तक उसमें हम डायनमो नहीं लगाएंगे क्या वो बिजली दे पाएगा, करंट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, आगे समझ में। यानी कहने का मतलब है कि जो डायनमो है, डायनमो क्या करता है, कन्वर्टर है, कन्वर्टर क्या कन्वर्ट, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से टरबाइन भी वही करता है, ठीक है, यही करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आगे समझ में। तो ये टरबाइन कहाँ लगाए जाते हैं, टरबाइन लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेत चल रहा है पानी में, हाँ, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो जैसे ही पानी में क्या होता है, हम टरबाइन लगाए होते हैं तो उस समय क्या होता है कि पानी से वहाँ एक मोटर लगा होता है, वो पानी उस मोटर को क्या करता है, नचाने लगता है। अब नचाने लगता है तो मोटर नाचने के पर क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा निकला, यांत्रिक ऊर्जा निकला, जस्ट इसके बगल में क्या है, टरबाइन लगा है, वो टरबाइन क्या कर दिया, उसको करंट में बदल दिया। तो इस तरह से हम पानी से क्या करते हैं, करंट निकालते हैं,
ठीक है, पानी से करंट कौन निकाल रहा है? टरबाइन निकाल रहा है। अगर टरबाइन का यूज नहीं करेंगे तो जैसे हम जनरेटर चालू करके छोड़ दे तो क्या वो अपने आप बिजली दे देगा? नहीं देगा, उसमें आपको डायनमो लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक उसी तरीके से कि वहाँ पे मोटर रहता है, जहाँ पे रेत चल रहा है उस मोटर को नचाता है रेत, और जिसके कारण क्या होता है कि वो टरबाइन जो है क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है ना, ये वोल्टेज को सिर्फ घटाता बढ़ाता है, ये धारा को कन्वर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, कन्वर्टर नहीं है ये एक ऐसा युक्ति है जो वोल्टेज को कम बेस करता है। और किस वोल्टेज को? एसी को कि डीसी को? तो हम डीसी को तो कम बेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट को हम कम बेस नहीं कर सकते, हम एसी को कर सकते हैं। ठीक है, एसी वोल्टेज को क्या करता है? कम बेस कर सकता है। ट्रांसफार्मर का काम यही है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो वोल्टता को कम बेस करता है, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर। विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र से पूछा जाता है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो है, विद्युत जनित्र आपको चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य। अब हम विद्युत से आपको जब चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत आ गया है तो दो चीज आपको से पूछे जाते हैं, एक फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और एक फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, तो वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम से आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, अंगूठा क्या बताता है? विद्युत धारा को बताता है। किसको बताता है? मतलब कहने का मतलब फ्लेमिंग ने बताया कि अगर हम इस तरह से अगर कर दें, अंगुली को इस तरह से खड़ा कर दे समकोणीय, तो ऐसी परिस्थिति में अंगूठा ऊपर की ओर है, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है? ये विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा ऊपर जाएगा। हाँ, मतलब इस तरह से अगर हम कर दे, ये क्या हो गया? वाम हस्त नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम ये हो गया। ठीक है, इस तरह से वो बोला है, दो नियम दिए हैं, वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम। आगे समझ में? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अंगूठा किस ओर इशारा करता है? सॉरी, दक्षिण हस्त नियम अंगूठा विद्युत धारा को करता है, और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अंगूठा को बल की दिशा इंगित करता है। ठीक है, बल ध्यान रखिएगा, दो चीज है, एक विद्युत धारा है, विद्युत धारा, और एक बल। ठीक है, विद्युत धारा और बल। एक बार अंगूठा क्या इंगित कर रहा है? विद्युत धारा। एक बार अंगूठा क्या इंगित कर रहा है? बल को। तो आपको ध्यान रखना है कि किस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल को इंगित कर रहा है कि दक्षिण हस्त नियम में कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये यानी कहने का मतलब है विद्युत धारा के लिए आपको दक्षिण हस्त नियम आपका विद्युत धारा के लिए है, और वाम हस्त नियम आपका बल के लिए है। ब से बम, वाम हस्त नियम और ब से बल। इस बात को ध्यान, थोड़ा सा ऐसे करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। और एक होता है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल का भी नियम है, जो मैक्सवेल बताया था कि भाई मैक्सवेल ऐसे नहीं खड़ा किया था, मैक्सवेल सीधे ऐसे पकड़ के बोला था कि ऐसे करते हैं तो अंगूठा की ओर जो है ना धारा प्रवाहित, धारा की चाल जो है अंगूठा की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो वो ये सारे दो नियम आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, घरों में जो हम लगाते हैं विद्युत, उसका वोल्ट कितना होता है? कोई बता सकते हैं? 220 होता है। उसका एम्पियर कितना होता है? 5 एम्पियर होता है। ठीक है, हमारे घरों में लगा बिजली का जो वोल्ट होता है वो कितना होना चाहिए? वो 220 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 220। ठीक है, और जो एम्पियर होना चाहिए, मतलब जो फ्यूज लगा होता है उस फ्यूज का एम्पियर कितना रहना चाहिए? तो 5 एम्पियर रहना चाहिए। ठीक है, 5 एम्पियर रहने पर क्या होगा? अगर 5 से ज्यादा होगा तो वो गलेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है कि फ्यूज कितने एम्पियर का होना चाहिए? 5। अब उसके बाद है विद्युत जो बल्ब जो जल रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तो होता ही है, साथ में उसके अंदर कुछ गैस भरे होते हैं। वो गैस कौन से भरे होते हैं? वो गैस आपका आर्गन भरा होता है। ठीक है, अब उस आर्गन को हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कैसा गैस भरा होता है, तो निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस को क्या कहा जाता है? अक्रिय। और आर्गन गैस भरे होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते होंगे कि जब आप क्या कहते हैं, कोई भी पाउच आता है, उस पाउच को फूला हुआ, जैसे चिप्स हो गया, तो चिप्स फूला रहता है, तो उसमें क्या रहता है? नहीं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नाइट्रोजन गैस में से धुआं निकलता रहता है ना।
नाइट्रोजन गैस में धुआं नहीं निकलता है। नाइट्रोजन गैस तो ठंडा गैस है, ठीक है, याद रखिए, ठंडा करने के लिए। हमें नाइट्रोजन गैस बुखार रहता है नाइट्रोजन गैस में धुआं निकलता रहता है। चलिए ठीक है, आप बल्ब को समझ में आ गया कि बल्ब में कौन सा गैस होता है? देखिए सर, नाइट्रोजन गैस। हाँ चलिए ठीक है। नाइट्रोजन गैस में धुआं निकलता रहता है। देखिए धुआं निकलने का मतलब है ज्यादा अगर गर्मी होगा, ज्यादा गर्मी होगा तो उस परिस्थिति में, यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा ठंडा चीज आप लाएंगे तो क्या होगा, उससे आपको भाप निकल, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे धुआं की तरह उड़ रहा है। तो इस तरह से होता है। अब वो तो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो जलवाष्प है उसको कन्वर्ट करने लग जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या है, आपको उस तरह का इन्वेंशन दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए कि एक अगर विद्युत धारा आप पढ़ रहे हैं तो त्वरित चालक को जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। त्वरित चालक क्या होता है, त्वरित क्या होता है, ये पहले बताइए। त्वरित क्या होता है, नहीं पता है? त्वरित का मतलब होता है लौका लौकता है, सो जानते हैं ना, उसमें करंट गिरता है, उसी को त्वरित कहते हैं, समझे ना, उसको त्वरित कहते हैं। तो इस त्वरित से बचने के लिए घरों में क्या लगाए जाते हैं, त्वरित चालक लगाए जाते हैं। त्वरित चालक लगाए जाते हैं घरों में, घरों के छत पर त्वरित चालक लगाए जाते हैं ताकि घर प्रभावित ना हो सकता है बड़ा करंट गिर गया तो उस समय आपके घर को प्रभावित या क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसके लिए घरों में त्वरित चालक लगाए जाते हैं। और ये त्वरित चालक बना किसका होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? कहाँ पे लगता है? तांबा को बना हो जाता है, ठीक है, तांबा का बना होता है, याद रखिएगा। त्वरित चालक सबसे छत के सबसे ऊपरी सिरे पर, ठीक है, ऐसे कभी कभी देखते होइएगा कि त्रिशूल का आकार का कोई बना करके ऊपर रहता है, ठीक है। तो वो इसलिए रखता है कि ताकि ये जल्दी से आएगा, जो भी करंट आएगा छत पर गिरेगा तो सीधा इसे प्रवाहित होकर सीधा अंडरग्राउंड हो जाएगा। अंडरग्राउंड होगा तो फिर उसके बाद कोई असर छत को नहीं कर पाएगा, इसीलिए त्वरित चालक लगाए जाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग पर। क्या कितना हाँ हाँ, कहीं कहीं पे देखते होइएगा उस तरह से, इस तरह से लगाए जाते हैं ताकि वो क्या वो नीचे चले जाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, जो भी हो एंटीना की तरह लगा दे, चाहे जैसे लगा दे, लेकिन ऊपर छत पर ही लगाए जाते हैं। हाँ, आगे समझ में आ गया ना कि त्वरित चालक क्या होता है, त्वरित चालक क्या है, समझ में आ गया ना जी। अब त्वरित को पूछेगा तो समझ में आ गया कि त्वरित क्या होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि मानव शरीर में भी प्रतिरोध होता है। सर, मानव शरीर में भी प्रतिरोध होता है? हाँ, होता है। अब मानव शरीर का प्रतिरोध 10 के पावर 6 ओम होता है, याद रखना, ठीक है, 10 के पावर 6 ओम, ठीक है। मानव शरीर में 10 के पावर 6 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, याद रखना। कितने? 10 के पावर। क्या मानव शरीर चालक है, विद्युत धारा का चालक है? 100% है। हाँ, इसमें सटाओ और यहाँ नीचे चार्ज करो, नहीं होता है, चार्ज हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा? जब तक देखो, जब तक शरीर चालक रहेगा, बना रहेगा, तब तक वो चार्ज होता रहेगा। अब चार्ज तुम चार्जर लगाओगे तब ना चार्ज होगा जी, करंट से कभी चार्ज हुआ है? आगे समझ में। तो विद्युत बल्ब तंतु तापमान जो है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका जो है कितना सेल्सियस तक वो रहता है, तो 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो तंतु होता है, अभी हम तंतु की चर्चा की है, उस विद्युत बल्ब का तंतु का जो तापमान होता है कितना होता है, 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हेलोजन देखे होगे, हेलोजन देखे हो ना, उसका तंतु किसका बना होता है? खाली टंगस्टन का नहीं बना होता हेलोजन का, इसीलिए हेलोजन में ज्यादा प्रकाश देता है। उसमें सोडियम का बना होता है, क्या है कि वो जो है ना एक प्रकार का अलग रोशनी, मतलब पीला पीला रोशनी देखते हो कि एकदम देने लग जाता है, एकदम पूरा पीला। तो उसे हेलोजन में पीले रोशनी का कारण सोडियम उसमें मिला होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि टंगस्टन, सोडियम और टंगस्टन के बने होते हैं उनके तंतु हेलोजन का, ठीक है। उसके बाद है आपको फ्यूज में, फ्यूज का जो प्रतिरोध है कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और निम्न गलनांक, निम्न गलनांक नहीं होगा, हाँ, निम्न गलनांक होना चाहिए। फिलामेंट का प्रतिरोध उच्च और गलनांक उच्च होना चाहिए। डायनमो क्या करता है? विद्युत धारा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड। अति चालक क्या करता है? अति चालक का मतलब होता है जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो। अति चालक का मतलब है लगभग प्रतिरोध शून्य हो, वो अति चालक है। हाँ, और चांदी एक अति चालक के रूप में आता है। प्रतिरोध कितना होता है चांदी का? 0। प्रतिरोध कितना होता है? 0, क्योंकि वो एक अति चालक है। अति चालक का प्रतिरोध क्या होता है? 0। लेकिन अर्ध चालक होता है, अर्ध चालक में
देखिए अर्धचालक में प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ने से उसमें चालकता बढ़ जाती है। लेकिन अति चालक में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। विद्युत धारा एक ऐसी युक्ति है जो समान आवेश को आकर्षित करता है और विपरीत आवेश को प्रतिकर्षित करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से विद्युत धारा इंड होता है। विद्युत धारा से अगर पूछे जाएंगे कोई भी सवाल, 1, 2, 3, 4 जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम सारे एनसीईआरटी जो जितने भी बताए गए हैं, आपको हम जो भी बता रहे हैं सारे एनसीईआरटी का निचोड़ बता रहे हैं, एनसीईआरटी बताएंगे।